Hello friends, welcome to our next video. So, this video is on the double entry system of accounting and accounting principles. ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारे बहुत ही इनिशियल डेज ऑफ 11th-12th क्लास में हमें पढ़ा दिया जाता है, बट हमारा जो शायद एग्जामिनेशन पैटर्न है वो थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइंड है जो कि ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो इनिशियल जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं अकाउंट्स के वो थोड़े से कभी कभी वीक रह जाते हैं। आई हैव सीन लाइक मैनी 11th-12th स्टूडेंट्स एज वेल एज इवन बीकॉम एंड एमबीए स्टूडेंट्स जो अपना एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेते हैं, बट उनको जो ये एक अकाउंट्स के बेसिक फ्लो होता है या डबल एंट्री सिस्टम हम जिसे कहते हैं वो अच्छे से नहीं पता होता। तो जिसके कारण क्या होता है कि जब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की स्टडी कर रहे होते हैं या फिर अपने जॉब और प्रैक्टिस में जाते हैं तो उनको वहाँ प्रॉब्लम आती है कि हाउ जो हमारी ट्रांजैक्शंस है वो हमारे कैसे फ्लो करती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कैसे प्रेजेंट होती है। सो ये वीडियो उन्हीं कुछ स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये जो एक बेसिक अकाउंटिंग फ्लो है थोड़ा सा वीक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो फॉलो करता है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को समझने से पहले हमें समझना होगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता था और ये किन के द्वारा फॉलो किया जाता है। सो जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो मोस्टली जो स्मॉल बिजनेसमैन या जो भी लाइक सिंपल जो कार्ट वाले होते हैं मोस्टली वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब लाइक एग्जांपल के लिए सपोज एक अ, एक कार्ट वाला है जो शाम को अपनी कार्ट लगाता है और उस पर स्नैक्स लगाता है, ठीक है। अब सपोज सुबह उसके पास 1000 रुपीज़ है। वो क्या करता है 1000 रुपीज़ का अपना जो मटेरियल वगैरह परचेज करके लाता है स्नैक्स के लिए और स्नैक्स बना लेता है। अब शाम को उसी स्नैक्स को 1500 में वो सेल कर देता है। अब उसके बाद क्या करता है वो अपनी एक डायरी में शाम को इन दोनों चीज़ को रिकॉर्ड करता है कि मेरे पास अभी कितने हैं 1500 रुपये और सुबह कितने थे 1000 रुपीज़। तो शाम को अपना वो एक प्रॉफिट निकालता है कि ये मेरे को 500 रुपये प्रॉफिट हो गया। सो सिंगल एंट्री इज लाइक कि अपना कैश के बेस पे सब चीज़ें रिकॉर्ड करना कि सुबह मेरे पास 1000 रुपीज़ थे, अभी 1500 हैं, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 500। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा एक वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाता है जो कि मोस्टली स्मॉल बिजनेस के लिए ही सूटेबल है। अब लाइक जो बड़े बिजनेस हैं या बड़ी शॉप्स हैं उनके लिए सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो किया जा सकता। अब उनमें तो लाइक मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होती हैं, मल्टीपल एक्सपेंसेस होंगे, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू होंगे, मल्टीपल एसेट्स होंगी, मल्टीपल लाइबिलिटीज होंगी। तो वो ये कैश सिस्टम मतलब फॉलो नहीं कर पाएंगे। उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे वो अपने जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ और अच्छे से अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो बता पाएँ। अब उसी को देख के चलते हमारा जो सिस्टम आता है दैट इज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दैट इज कि आपको हर लेग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सिर्फ आपको कैश को रिकॉर्ड नहीं करना है कि कैश आया और कैश गया। आपको अगर आपने कुछ परचेज करा है तो आपको उस एक्सपेंस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और अगर आपने जैसे कोई सेल करा है तो उस आपको सेल्स को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नॉट जस्ट कि आप कैश इन एंड आउट को रिकॉर्ड करें। नाउ बिफोर मूविंग टू डबल एंट्री सिस्टम में डबल एस्पेक्ट अप्रोच, एक मैं अकाउंटिंग फ्लो आपको समझाना चाहता हूँ कि हाउ अकाउंटिंग फ्लो करती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में लाइक वो परचेज हो, सेल हो, एक्सपेंस हो, कोई एसेट्स को बाय करना हो, तो उसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं। अब जर्नल एंट्री में वही डबल एंट्री सिस्टम दोनों लेग होते हैं, दैट इज अ डेबिट लेग एंड अ क्रेडिट लेग। तो हर ट्रांजैक्शन के डेबिट लेग को भी रिकॉर्ड करेंगे और हम क्रेडिट लेग को भी रिकॉर्ड करेंगे। Now, after journal entries, these entries are posted into the ledgers. अब
मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि सभी को लेजर पता होगा कि हर जो अकाउंट होता है एक उसका लेजर ओपन होता है, तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है उस लेजर में वो रिकॉर्ड हो जाती हैं पर्टिकुलर अकाउंट के। नाउ अब जब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना होते हैं तो जो भी लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट कर देते हैं। वंस द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, जो डिफरेंट अकाउंट सेट होते हैं अंडर द ट्रायल बैलेंस उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। दैट इज देन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंट अकाउंट हेड्स अंडर द ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। नाउ कन्वीनियंस के लिए अभी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को इंक्लूड कर रहा हूँ कि दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस जो कि इनकम एंड एक्सपेंसेस को कवर करता है, और बैलेंस शीट जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को कवर करता है। नाउ वी विल स्टडी दिस डबल एंट्री सिस्टम और ये अकाउंटिंग फ्लो एक एग्जांपल से समझेंगे। बट बिफोर दैट एक प्रिंसिपल आता है, दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट, जो कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर ही बेस्ड है। उसको एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है। ये हमारा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट वही बताता है कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, कि हर जो ट्रांजैक्शन है उसका एक डेबिट लेग होगा और एक क्रेडिट लेग होगा, जिस दोनों को हमें रिकॉर्ड करना है, जो कि हमारा बेसिस बनेगा एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी में कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस आते हैं। अब इसको बस एक बार ध्यान में रखना, जैसे ही आप ये एग्जांपल एक बार देखेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कैसे क्यों ये हम बोल रहे हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। सो नाउ लेट्स स्टडी दिस डबल एंट्री सिस्टम या डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट थ्रू वन एग्जांपल। नाउ सपोज कि हमने एक बिजनेस ओपन करा है, ठीक है, किसी भी चीज़ का हमने एक बिजनेस ओपन करा है और उसमें हम ओनर हैं और हमने 100 रुपीज़ का एक कॉन्ट्रीब्यूशन करा है कि इस बिजनेस में हम 100 रुपीज़ लगा रहे हैं। नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है और जो इस वीडियो के कंटिन्यूशन में मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कि हमारा जो बिजनेस है वो ओनर से डिफरेंट होता है। दैट इज ओनर एंड जो बिजनेस है दीज आर डिफरेंट, दैट इज बिजनेस इज अ डिफरेंट लीगल एंटिटी। तो जो भी हम अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका भी हमें जर्नल एंट्री जो है वो पास करना पड़ेगा। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री फॉर द बिजनेस, कि कैश आया 100 रुपीज जब बिजनेस को मिला तो इट विल रिकॉर्ड एज अ कैश अकाउंट डेबिट। नाउ अगर सिंगल एंट्री सिस्टम होता तो हम यही रिकॉर्ड करके यहीं पे छोड़ देते क्योंकि वो तो कैश बेस पे फॉलो होता है। लेकिन क्योंकि बिजनेस और जो ओनर है वो अलग हैं तो हमें एज अ कैपिटल भी एक रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि दिस कैपिटल बिलोंग्स टू दैट पर्सन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस 100 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट लेग रिकॉर्ड हो जाएगा ना। नाउ अब उस 100 रुपीज से हमने क्या करा, लाइक परचेज करा। सपोज मेरा एक ट्रेडिंग का बिजनेस है, मैंने 100 रुपीज का उसे कुछ परचेज कर लिया। तो अब अगर यही सिंगल एंट्री सिस्टम होता तो हम ये कैश रिकॉर्ड कर देते कि 100 रुपये आया था जी, 100 रुपये चला गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो हमें इसका डेबिट लेग भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हमने परचेजेस करे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट दैट इज अ डेबिट लेग टू कैश दैट इज अ क्रेडिट लेग। नाउ उसके बाद क्या करा, हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया था उसे हमने 120 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, अब सेल किया तो हमारे पास कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम होता तो हम सिर्फ एक कैश को रिकॉर्ड कर लेते,
लेकिन क्योंकि अब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो हमें उसके ये क्रेडिट लेग को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सेल्स को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो हमने करा टू सेल्स अकाउंट। नाउ अब जर्नल जब रिकॉर्ड होगी तो इस जर्नल को हम लेजर में पोस्ट कर देंगे, देन वो ट्रायल बैलेंस में एंड फर्दर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाएंगे। यहाँ पे मैं लेजर और ट्रायल बैलेंस स्किप कर रहा हूँ और सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको प्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि हाउ दीज ट्रांजेक्शन्स विल अल्टीमेटली बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हाउ हमारा जो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको नीचे पढ़ाया कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, वो कैसे फॉर्म करेगा। नाउ लेट्स टेक इट बाय जर्नल एंट्री। ओके, फर्स्ट एंट्री जो हमने करी थी दैट इज कैश टू कैपिटल। अब कैपिटल हमारा है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, जो लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी साइड होता है वहाँ पे कैपिटल रिकॉर्ड हो जाएगा कि दैट बिलोंग्स टू द ओनर। कैश है जो हमारा असेट है वो इंट्रोड्यूस हुआ है तो एसेट साइड वो रिकॉर्ड हो जाएगा 100 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारे बैलेंस शीट को दोनों जो लेग हैं वो इम्पैक्ट करेंगे। नाउ द सेकंड जर्नल एंट्री इज परचेज टू कैश। नाउ परचेज इज एन एक्सपेंस, इट विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल मूव टू द प्रॉफिट एंड लॉस ना। सो एज एक्सपेंस हम परचेज को रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ कैश इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट वो कम होगा तो हम क्या करेंगे, कैश में से 100 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो नेट हमारा एक बार के लिए कैश बच जाएगा 0। नाउ इन द थर्ड जर्नल एंट्री दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया टू सेल्स। नाउ कैश इज एन एसेट, अब 120 रुपीज़ हमारे पास आए हैं तो प्लस हम 120 कर देंगे तो जिसके कारण हमारा जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस अल्टीमेटली हो जाएगा 120। नाउ अब कैपिटल हमने रिकॉर्ड कर लिया, कैश हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब डुअल एक्सपेक्ट अप्रोच क्या कहती थी, वो कहती थी कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस द ओनर्स इक्विटी। अब यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 100 है। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए ये 20 नहीं है, मैंने ये बताया नहीं है आपको। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल्स हुआ 120, परचेज हुआ 100, प्रॉफिट कितना आया 20। अब ये जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली किससे बिलोंग करता है, दैट ओनर्स इक्विटी। उसने 100 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया तो उसका ये 20 रुपीज़ है। तो ये जो प्रॉफिट है अल्टीमेटली आके एज अ रिजर्व एंड सरप्लस हमारे बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारी ओनर्स की इक्विटी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारी जो बैलेंस शीट की दोनों साइड हैं वो मैच कर जाएंगी, जो हमारा डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता था। ठीक है, अब जैसे ये एक छोटा एग्जांपल था जिसको मैंने आपको समझाया। अब क्या होता है कि जब आप बड़े बड़े कंपनीज में जाते हैं या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को दे के मतलब क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है या रियल लाइफ सिचुएशन जब आप कंपनी में हैं तो आती हैं। अब तब क्या होता है कि जब हम इस बेस को नहीं समझ रहे होते ना कि कैसे हमारी जो जर्नल एंट्रीज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्लो करती हैं, कि हर जो ट्रांजैक्शन का है उसका डेबिट लेग कहाँ जाएगा, उसका क्रेडिट लेग कहाँ जाएगा, तो उसके कारण हमें दिक्कत रहती है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे डील करें। बट वंस यू हैव दिस बेसिक ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी आप उसको ईजिली डील कर पाओगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब इस एग्जांपल को मैंने एक और तरीके से भी मतलब कि बनाया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो कैश सिस्टम फॉलो करेगा कि कैश इंट्रोड्यूस करा। अब सपोज अगर कैश इंट्रोड्यूस ना करके कि हम क्रेडिट पे माल परचेज करते, उधारी पे माल परचेज करते, तो ये फर्स्ट एंट्री नहीं आती उसमें। सेकेंड एंट्री सीधा होती परचेज टू कैश और दूसरी एंट्री होती परचेज टू क्रेडिटर्स एंड डेटर टू सेल्स, कि हमने उधारी में माल बेचा और उधारी में ही खरीदा था। अब फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारा बैलेंस शीट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बैलेंस शीट क्या होगा, कैश तो आएगा नहीं है ना, क्योंकि इंट्रोड्यूस ही नहीं करा। डेबिट साइड डेटर्स आ जाएंगे क्योंकि हमें 120 रुपीज़ हमें कस्टमर से लेने हैं।
सेम 100 रुपीज़ हमें जो वेंडर को देने हैं तो हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब जो ये 20 रुपीज़ है, ये प्रॉफिट है, वो आके बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा और हमारा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज मैच कर जाएगा, जो हमारे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ने हमें बताया था। आई थिंक अच्छे से आपको ये समझ आया होगा। फिर भी इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नाउ अब मैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर मूव कर रहा हूँ, दैट इज़ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये भी काफ़ी इनिशियल डेज में बता दिए जाते हैं आपके 11th-12th क्लास में, बट स्टिल मेरे को लगता है कि कुछ लोगों को वो ध्यान में नहीं रहते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ ही साथ। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ। यह कहता है कि इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क, रूल्स, गाइडलाइंस टू रिकॉर्ड, समराइज एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? लाइक आपके अगर घर है, उसमें भी आपके कुछ पापा ने या दादा ने कुछ ऐसे कुछ गाइडलाइंस बना रखी होंगी या कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे आपके घर में, जिसके बेस पे आपका मतलब घर रन करता होगा, ताकि वो एक मतलब आपके घर में कंसिस्टेंसी रहे, एक रिलायबिलिटी रहे। तो इस तरह से हर घर में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि जिस पे वो हमारा घर है रन करता है। अब सेम किसी भी डिसिप्लिन को चलाने के लिए कुछ ऐसे रूल्स एंड गाइडलाइंस फ्रेम करनी पड़ती हैं ताकि वो डिसिप्लिन अच्छे से वर्क करे। तो सेम अकाउंटिंग के लिए ये कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन करे गए हैं, जो कि 14 प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेस पे हम हमारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं टू इंश्योर कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट रहें, रिलायबल रहें और कंपेरेबल रहें। नाउ इन्हें जर्नल एक्सेप्टेबिलिटी अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है। ठीक है, लेट्स मूव टू इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट। अब कन्वेंशन जो है वो चार है, जिसमें फर्स्ट आता है कि फुल डिस्क्लोजर। और फुल डिस्क्लोजर क्या कहते हैं कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपको लगता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी, तो आपको उसका डिस्क्लोजर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस प्लस बैलेंस शीट होता है, प्लस इनके साथ एक नोट्स टू अकाउंट्स बनते हैं। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट, जिसमें हम इन जो भी ट्रांजेक्शन है उसका मतलब एक बाइफर्केशन या कुछ भी जो ट्रांजेक्शन होती है उसका रिकॉर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या बोलता है कि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कि इमटेरियल है, आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने से अवॉइड कर सकते हैं। और कोई भी अगर मटेरियल ट्रांजैक्शन है जो कि यूजर के डिसीजन को इम्पैक्ट करेगी, तो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो या उसके साथ में नोट्स टू अकाउंट्स में हो। नाउ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी अगर आप अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो आपको उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रिलायबल रहे। कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म इज बेसिकली अ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि आपको अगर फ्यूचर में कुछ ऐसे लॉसेस दिख रहे हैं जो कि आज प्रोबेबल हो गए हैं, तो आप उनको रिकॉर्ड कर लीजिए आज ही। लेकिन आपको अगर कोई फ्यूचर्स गेन दिख रहे हैं, आप उनको तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो रिलाइजेबल नहीं हो जाए। तो ये कहता है हमारा कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। नाउ अब कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। बिजनेस एंटिटी, अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ओनर है जो बिजनेस है वो दोनों सेपरेट हैं, आप उनको एक कंसिडर नहीं कर सकते। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग एजम्पशन जिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से प्रेजेंट करने हैं कि दैट योर बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। आप ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि आपका बिजनेस कल बंद हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा मतलब कि हो जाता है आपकी कंपनी में कि आपको लगता है कि ये कंपनी अगले 12 मंथ में बंद हो जाएगी, तो आप जो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस पे प्रेजेंट करेंगे, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस। और इसका एक नोट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जाता है कि
our entity has prepared the financial statement on a going concern or a non-going concern basis, as the case may be. Now थर्ड इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट. अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं आप उनको तभी रिकॉग्नाइज करिए जब वो इनकर होते हैं, मतलब उसी ईयर में उनको रिकॉग्नाइज करें जब वो इनकर होते हैं, और सेम जो भी आपकी इनकम्स होती हैं आप उनको उसी ईयर में रिकॉर्ड करें जिसमें वो अर्नड होती हैं. ठीक है. नाउ दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है जो कि क्वांटिफाइबल हो इन मनी टर्म्स, मतलब जो ट्रांजैक्शन अगर मनी में उनको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता तो उनको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट. अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको अपने जो बिजनेस है उसको स्पेसिफिक पीरियड्स में, मतलब उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है वो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड की अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करके आप उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज डुअल एस्पेक्ट जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नाउ रेवेन्यू रियलाइजेशन. अब रेवेन्यू रियलाइजेशन इज काइंड ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट ओनली, कि आपको रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न हो जाए. अब इसमें दो कंडीशन आती हैं. आपको अपना रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करना है कि जिस ईयर में आपने इसको अर्न करा है, प्लस उस पैसे की सर्टेनिटी है, एक प्रोबेबल सर्टेनिटी है कि वो पैसा हमें रिलाइजेबल हो जाएगा. सपोज अगर आपने अर्न कर लिया बट उसका आपको लगता है कि वो पैसा आएगा नहीं, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे. when you have that certainty you will record that revenue. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल कोस्ट. हिस्टोरिकल कोस्ट क्या कहता है कि आपको कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं, सपोज अगर आप एसेट परचेज करते हैं, आप उसको 100 रुपीज़ में परचेज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको उस ट्रांजेक्शन को उस 100 पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब सपोज उसकी मार्केट वैल्यू है 150 रुपीज़ है, तो आप उसको 150 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ऑन 100 ओनली, क्योंकि आपने उसको 100 का ही परचेज किया है. सो दिस वॉज द होल वीडियो. एंड दो हमारे कॉन्सेप्ट थे, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इस वीडियो में हमने कवर किया है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट्स में बता देना. आई विल रिप्लाई ऑन दैट. एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.